नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली को निकाला है और रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलती हुई नजर आ रही है। तो किसान धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और प्राधिकरण और रेरा एक्ट के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर रैली को रोकने का प्रयास भी किया और हल्द्वानी मंडी के पास ट्रैक्टर रैली को रोका गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने आती हुई, जहां रेरा एक्ट के खिलाफ किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और इस रैली को रोकने का प्रयास भी किया है। किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर रैली को रोका भी। उधर उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में सीएम धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ आज सीएम धामी बैठक करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को लेकर सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। और आपको बताना चाहेंगे कि समिट के जरिए देश और विदेश के निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। सरकार ने समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। तो दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां तेज की गई हैं। निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के संभावना जताई जा रही है, लक्ष्य रखा गया है और दिल्ली दौरे पर है इसी के मद्देनजर सीएम धामी। तो 8 और 9 दिसंबर को यह समिट होगी और 3 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी। कुछ हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है, उसके संबंध में भी चूँकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ माफी चाहेंगे, हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से शुरू होने वाले ओंकारेश्वर विश्व शांति महायज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया है और नेपाल के आदिचंद्र योगी से मुलाकात की है। विश्व शांति के लिए आयोजित इस महायज्ञ को नेपाल से आए हुए योगी चंद्र देव महाराज आयोजित कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल योगी से मुलाकात कर यज्ञ की तैयारियों को लेकर चर्चा की। यह सनातन वैदिक परंपरा में जो वेद परंपरा है, उस वेद परंपरा का ये एक अद्भुत उदाहरण और नमूना है। ये यहाँ पर आपने देखा है, लिखा भी है ना, ओंकारेश्वर विश्व शांति आध्यात्मिक महायज्ञ अनुष्ठान। ये विश्व शांति के लिए हमारी जो सनातन वैदिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं की पुनर्स्थापना के लिए। तो यह एक दिव्य संत के द्वारा, आपने देखा होगा, वह शरीर में वो दिव्यांग है, शरीर में बहुत बच्चे हैं, परंतु वह ज्ञान में वो एक दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा का अवतरण एक छोटे शरीर में है। तो उन दिव्य आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा देते हैं बाकी सब शिष्य मंडली, एक गुरु आज्ञा को मान करके वो लोग किसी तरह से बिना प्रश्न करें। गुरु जी ने कहा कि जैसे सीएम साहब को आना भी था, तो एक तरह से गुरुदेव ने कहा कि सीएम साहब आए तो यज्ञ परिक्रमा और यज्ञ वेदी को जरूर देख करके जाएं। तो उनकी आज्ञा से बहुत कुछ हो रहा है और अद्भुत बात तो यह है, वह विविध तरह के कार्यों को करने में सक्षम है। यह जो यज्ञ होने जा रहा है, परम पूज्य आदिचंद्र योगी जी महाराज, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, सर्वज्ञ है, स्वयंभू शक्ति संपन्न है,
तो उन्हीं के सत्संकल्प में ये 14वां आदिचंद्र योग यज्ञ की 14वीं कड़ी हो रही है। इससे जो बाकी 13 यज्ञ हुए हैं वो भारत में 4 और नेपाल में बाकी यज्ञ हो चुके हैं। ये 14वां यज्ञ है और 18 में और 3 यज्ञ होना बाकी रहेगा, 4 यज्ञ होना रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव आदिचंद्र योगी जी एक अलौकिक सत्पुरुष हैं जो 4 साल की उम्र में उनको सब ज्ञान आ गया है। वो जिस किसी भी भाषा में जो भी आते हैं उनको लिख कर देते हैं, हर किसी मन की बात जान लेते हैं। सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें जन्म से ही है और उन्होंने अपना मंदिर का निर्माण किया है, उसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर खुद स्वयं ने किया है। 7 साल की उम्र में पुस्तक लिखकर प्रकाशित कर चुके हैं। उस पुस्तक का नाम है कलयुग का आदित्य ज्योतिपथ। कई मंत्रों की रचना की है, कई मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार आविष्कार स्वयं किया है। जैसे अभी जो मंत्र बज रहा है आदिमणि मंत्र है, आदि महामृत्युंजय मंत्र है, नमामि मंत्र है, ऐसे कई सारे मंत्रों की उन्होंने रचना की है। उधर बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट में भाजपा के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ये नेता बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी आला कमान की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं कांग्रेस के लिए ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अकेले ही मैदान में उतरे हुए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज मैदान में नहीं उतरा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की कोई लिस्ट भी जारी नहीं की है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह और कांग्रेस से लखपत बुटेला जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, और सबसे पहले रुक करना चाहेंगे लखपत बुटोला जी का। तो लखपत जी, बीजेपी की तरफ से तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी इस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि जो घमासान है वो काफी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की बहुत मजबूत तैयारी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, उस विधानसभा का हर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर हमारा स्टार प्रचारक है। जहाँ तक पार्टी के बड़े नेताओं की बातें आपने कही थी, मैं आपको स्पष्ट बताना देना चाहता हूं कि वहां पे यशपाल आर्य जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे और माननीय हरीश रावत जी ने अपने उसके माध्यम से भी, वर्चुअल माध्यम से भी बधाई दी है और हमारे सारे नेता जाएंगे वहां पे। हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और मैं आज आपसे बता रहा हूँ, आप रिजल्ट के बाद भी मुझसे बात कीजिएगा। कांग्रेस वहां पे अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से जिस तरह से वहाँ पे विधायक जी जो खत्म हुए हमारे मंत्री जी, वो बड़ी दुखद घटना रही है और वो घटना बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। लेकिन क्योंकि चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। भाजपा वहाँ पे निश्चित सहानुभूति की लहर में अपनी नया पार दिखाना चाहती, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है, वहाँ की जनता विकास चाहती है और कांग्रेस एक मजबूत चेहरे के साथ वहाँ पे उतरी है। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बिल्कुल, और कुंवर जपेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। तो जपेंद्र जी, कांग्रेस ने तो अपनी जीत का दावा कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आपकी क्या कुछ तैयारियां? ठीक है, कांग्रेस ने दावा करा है, कांग्रेस को दावा करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के इस दावे को प्रदेश की जनता और प्रदेश का वोटर फलीभूत नहीं कर रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं कि कांग्रेस आज जो अपना विचार शून्य हो चुकी है और कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास प्रदेश को आगे ले जाने की कोई रूपरेखा नहीं है। और हम प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, हम देश की बात करें। देश के वोटर, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस विजनलेस कांग्रेस हो चुकी है। तो ठीक है, दावा करना अपने आप में एक लोकतांत्रिक अधिकार है और हम लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाले दल नहीं है। कांग्रेस को 26 सत्ता में आने का मौका मिला है और 1947 से लेके 2014 तक अधिकतम समय कांग्रेस का शासन रहा है या कांग्रेस समर्थित जो विपक्षी दल हैं, इनके सहयोगी दल हैं, उनका शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले 13 दिन की सरकार में आई, फिर 13 महीने की सरकार में आई और वहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का और देश के मतदाता का दिल जीतना शुरू करा, जिसका नतीजा ये है कि 2014 से लेके 2023 में 9 वर्षों में जितना देश के अंदर और राज्यों के अंदर जितना काम हुआ है और जितना भरोसा देश की जनता और देश के वोटर का भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, वही कारण है कि आज कांग्रेस नकारी जा रही है और भाजपा स्वीकारी जा रही है। और निश्चित तौर पर देश को आगे ले जाने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तराखंड को आगे ले जाने में
हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी, और बागेश्वर हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जपेंद्र जी, लखपत बुटोला जी ने एक बात और कही है। बिल्कुल जपेंद्र जी, लखपत बुटोला जी ने एक बात और भी कही है कि जो बीजेपी है इस बार वो पूरी तरह से सहानुभूति कार्ड खेलकर ये चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरी है। तो अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ सहानुभूति रखती है तो सहानुभूति उसी से रखी जाती है जिससे भरोसा होता है, जिसमें दम होता है, जिसके भरोसे पे विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, वही सहानुभूति के काबिल होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लखपत जी, तो जपेंद्र जी की तमाम बातों को आपने सुना है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को तो प्रदेश की और देश की जनता ने भी नकार दिया है, तो उनका दावा करना ठीक है, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इन्हें लोकतंत्र में भरोसा हो तो इस तरह से नकारने की बात नहीं कहते। अटल जी चुनाव हारे, आडवाणी जी चुनाव हारे, मुरली मनोहर जी चुनाव हारे, 100 साल में बड़ी मुश्किल पे 2014 में सत्ता में आई। ये 10 साल इससे पहले, 14 से पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है। राजनीति में परिवर्तन होता है, भरोसा जीत के आए हैं। सुन लीजिए, भरोसा बगैर भरोसे के कोई नहीं आता जपेंद्र जी। कांग्रेस में सत्ता में भरोसे के साथ है। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, करके अपनी बात को रखें। हाँ, बीच में मत कहिए। मैं आपसे दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको 2017 में प्रचंड बहुमत मिला। आपने 4.5 साल तक 2 मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जिनके कार्यों को कहा कि 0 हो गया। आप ये बताना चाहेंगे कि धामी जी अगर विकास करे तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं लेते आप, जिनको इससे पहले रखा गया था? मैं आप भारतीय जनता पार्टी की बात ये केवल चैनलों पे कहते हैं और केवल मीडिया में कहने से चैनल के कहेंगे हमने पन्ना प्रमुख बना दिया, बूथ प्रमुख बना दिया, क्या क्या प्रमुख बनाते रहते, और चुनाव में इनकी जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस के लोगों को ले जा रहे, अगर इतने मजबूत है तो कांग्रेस के लोगों को क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? रातों रात ज्वाइन करा रहे, पैसे दे के ज्वाइन करा रहे, डरा के ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये इतने मजबूत है तो इनके कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इनके 40 स्टार प्रचारक तो कांग्रेस के कैंडिडेटों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही इनको? ये तो पूछा जाए इनको, काय को पैसा दे के धन बल, भाव बल और सत्ता बल के बलबूते लोगों को ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो लाल बत्ती का लालच दिया जा रहा है, भाव बल का लालच दिया, सत्ता अब देखे आप जिनको ज्वाइन करा उनको लाल बत्ती भी देंगे चुनाव के बाद। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन तभी नहीं जीतने के, ये मैं आपसे कह रहा हूँ आज। और देख लीजिए जिन लोगों को कांग्रेस से एक एक करके अपनी बात को रखें। बिल्कुल जपेंद्र जी, तो ये बड़े आरोप लखपत जी द्वारा लगाए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। लेकिन लखपत जी, यहाँ पर मैं आपको भी टोकना चाहूंगी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किसी ने किसी को खरीदा नहीं है, किसी ने किसी को डराया नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। आप 1 महीने बाद मेरे साथ देंगे, राजनीति नहीं देंगे तो आप दे लीजिएगा, तो हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए, एक एक करके अपनी बात को रखें। जी, अब हम जवाब दें। बिल्कुल लखपत जी, एक लाइन में आपका जवाब। मेरा जी लखपत जी, अपनी बात को रखें। मैंने कहा आप दे लीजिए, 1 महीने बाद जिनको ज्वाइन कराए उन्हें लाल बत्ती देंगे सरकार में। ये तो खरीदा नहीं है, लालच नहीं का तो क्या दिया, नहीं देंगे तो मुझे बता देना उस दिन। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि इनकी कोई जमीनी हकीकत नहीं है, ये पूरी तरह से चुनाव हारे, वहाँ पे सब जानते, तभी 40 लोगों को भेजना पड़ रहा है, लेकिन वोट उन्होंने नहीं डालना, बाकी जनता ने डालना। लखपत जी, केवल अगर इस सीट पे बात कर ली जाए, हम देश और प्रदेश की बात नहीं करते, अगर केवल इस सीट पे बात कर ली जाए तो सालों से इस सीट पर भाजपा का दबदबा देखने को मिला है। आप पर चुनाव जीतने का कितना बड़ा प्रेशर? सुन लीजिए, जो चुनाव जीते थे वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अच्छा, और कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई इसलिए वो भाजपा में गई। बिल्कुल जपेंद्र जी, अपनी बात को रखें। कितने मजबूत है जपेंद्र जी, एक लाइन में आपका रिएक्शन। बागेश्वर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, मतदाता और प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे जीतने जा रही है। और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कांग्रेस यह भूल जाती है कि वो भी इसी देश के वासी हैं, भारतवासी हैं। आज उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धामी जी में है। तो ये भरोसे की राजनीति है। आपने जो है भ्रष्टाचार की राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी भरोसे की राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुनबा खाली होता जा रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस के अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता सभी उस भरोसे की बदौलत
और उस भरोसे पे भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैदान में सभी पार्टियां जोरों शोरों से कमर कस के उतरी हुई हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। दोनों ही प्रवक्ताओं ने क्या कुछ बातें की वो भी हमने आपके सामने रखा। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर ली हैं और आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वहीं उसको देखते हुए भाजपा ने सोशल मीडिया समितियों का गठन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार की सहमति से किया है। इन समितियों का गठन 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए किया गया है। स्मृति दिवस जो है पूरे देश के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है, पूर्व में मनाती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस पर अपना एक इंडोर कार्यक्रम होने वाला है जिस पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो आपातकाल के समय पर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस प्रकार की तत्कालीन सरकारों ने इस बंटवारे में सहभागिता की और उसके कारण उसका परिणाम पूरे अखंड भारत को झेलना पड़ा, उस सब की वो जो उस किस्म का भयावह दृश्य था उसको उस दृश्य को एक बार पुनः इस देश के देशवासियों को उसका स्मरण कराने के लिए ये विभाजन बीबीसी का स्मृति दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। उधर बद्रीनाथ धाम पर 1.5 महीने से चल रहे अनशन को अब कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और मामले को लेकर कांग्रेस ने फिर भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पंडा पुरोहितों और हक हुक्को उधारियों की बात को अनसुना करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस के इस मामले को उठाते हुए ही संज्ञान में लिया है और अनशनर तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तुड़वाया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और न ही कोई समर्थन है, इसलिए कांग्रेस खुद जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश करती है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जा जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जा जाकर ऐसी जगह जाकर समर्थन देती है जिनके समर्थन में कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं और अगर किसी का कोई अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ तो चाहे प्राधिकरण हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट के निर्देश पर हो, वो कार्रवाई हमको स्वयं सुनिश्चित करानी ही है। करेगी। देखिए, वो सारे लोग हमारे अपने हैं, वो अलग विषय है और हमने प्रत्येक स्तर पर जो है अपने लोगों की मदद की है, आगे बढ़कर मदद की है, सरकार के स्तर पर मदद की है और संगठन के स्तर पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी मदद करती है और हम प्रत्येक व्यक्ति की अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर मदद करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं अवैध चीजें हैं उनको हटाने का काम तो सरकार और प्रशासन करेगा ही, उसमें जो है किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं केंद्र पोषित योजनाओं के बजट को विकास कार्यों में 100% खर्च करने को लेकर देहरादून में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। बताया गया है कि विधानसभा विभागाध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ ही योजनाओं पर निगरानी के लिए शासन स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाने की भी बात कही गई है और समस्या आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को समस्या से शीघ्र अवगत कराने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि इस बात का खासा ख्याल रखा जाए कि केंद्र की ओर से धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी कहीं फाइल अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने तेजस तिवारी को सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी घोषित किया है, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तेजस को सम्मानित किया है और कहा है कि आज विभिन्न खेलों में उत्तराखंड देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। साथ ही तेजस को भी भविष्य में शतरंज के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने और उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बद्रीनाथ हाईवे खस्ता हालत में पहुंच चुका है
और हाईवे पर 20 भूस्खलन और 11 भूधसाओं की खबरें सामने आई है। कई पुराने भूस्खलन जोन फिर से सक्रिय हो चुके हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। ट्रीटमेंट के 5 साल के बाद फिर से भूधसाओं की स्थिति और हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा तेजी से धंस रहा है। तो बद्रीनाथ हाईवे खस्ता हालत में पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हाईवे पर 20 भूस्खलन और 11 भूधसाव जोन सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो आवाजाही खतरनाक और ट्रीटमेंट के 5 साल के बाद फिर से भूधसाव हुआ है और हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा भी तेजी से धंस रहा है। तो उत्तराखंड देवभूमि में कुदरत का कहर लगातार जारी है और लोगों को इंतजार है उस दिन का जब एक बार फिर से धूप खिलेगी। लेकिन उससे पहले ही देहरादून के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कुमाऊं और नैनीताल वहीं बागेश्वर में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने दोनों जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में काफी नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में नाईशिला गांव में बारिश के कारण घरों में दरारें आ गई हैं और इसके चलते लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बारिश के चलते हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि गांव की सड़कें भी टूट चुकी हैं और इन सब के मद्देनजर ग्रामीणों ने मामले में प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार भी लगाई है। तो मकान में दरारें आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। तो ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई और तत्काल मदद की गुहार उनके द्वारा लगाई गई है। सेला का एक मैटर मेरे संज्ञान में आया है जहां कोई रोड कटिंग की वजह से किसी प्रकार का डैमेज आवासीय भवनों को रिपोर्ट हुआ है। उसमें एक टीम प्रशासनिक अधिकारियों की और रोड एजेंसीज की हम बनाकर भेज रहे हैं। पूरा जो उसका नुकसान है उसका असेसमेंट भी करवाया जाएगा। जो नियमानुसार कॉम्पनसेशन हो सकता है वो भी दिया जाएगा। साथ ही संबंधित रोड एजेंसीज के माध्यम से क्या सुरक्षात्मक उपाय उक्त सड़क में किए जा सकते हैं उसका सर्वे भी कराया जाएगा। ये नाईशिला तोक जुगानी है तो इसमें जो ब्लास्टिंग हुई ना, पहले रोड बनी है, रोड को बिल्कुल जिलेबी की मोड़ पे काट दिया इनने और इसमें स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु अभी तक यहाँ पर कोई न अधिकारी आया न कुछ आया। मकाने पूरी दरार आ गई हैं मकाने ये हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए क्योंकि इसमें ऐसा हो गया कि जीर्ण शीर्ण हो गया कि मकान रहने लायक नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कि देवी दावता हो रही है, तो इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ पर सहायता मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोई कुछ आपदा में कुछ मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि रहने के लिए मकान नहीं है। ये इतनी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से मेरे नए मकान में दरारें पड़ चुकी हैं। परिवार में 3 लड़की और घरवाली होगी, माँ और मैं। घर में रात में रहने को डर लगता है और लड़का मेरा बाहर रहता है। चाहते हैं सरकार से क्या हमारे रहने की व्यवस्था की जाए कहीं पर। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।